हेलो दोस्तों। तो फाइनली आज हम बायोलॉजी का क्लास 12 से सेकेंड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें भी हम एनसीईआरटी को एकदम की पॉइंट्स के फॉर्म में ही पढ़ेंगे और मैंने कई सारे टॉपिक्स को बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। बिकॉज जितना ज़्यादा हम डिवाइड करके डिवीज़न करके छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ेंगे उतना हमारे लिए समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, फूलों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। एंड इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं एनसीईआरटी में जो सिर्फ नॉर्मल रीडिंग के लिए लिखे गए हैं, जिनका हमें अभी कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैंने कुछ उस तरह के स्टेटमेंट्स को हटा दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ये सिर्फ हमारी सेल्फिशनेस के लिए ही तो यूज़ नहीं होते हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम में यूज़ नहीं कर रहे ना, इस तरह के पॉइंट्स का हमें एग्जाम में कोई यूज़ नहीं है, तो इस तरह के मैंने कुछ और पॉइंट्स को हटा दिया था। ठीक है, तो फिलहाल आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, उन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर हम फ्लावर्स के बारे में देखें, दुनिया में इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं जिनमें फूल आता है, तो हम अगर कई सारे फूल्स देखें डिफरेंट डिफरेंट, तो उनका कलर, उनका लुक है ना, उनके फ्लोरल पार्ट्स, उनका शेप, उनका साइज, बहुत सारी चीज़ों में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो भी नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे क्या देखना है, राइट। दो और बेसिक से पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनका अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम से हमें कोई खास लेना देना वहाँ पे नहीं है, मतलब एग्जाम में इन चीज़ों का यूज़ नहीं आता। जैसे कि लाइक ये लिखा हुआ है कि इंसानों का फूलों के साथ में एक बहुत अच्छा रिश्ता रहा, इंटीमेट रिलेशनशिप रही है, लाइक हम इसका यूज अपने लव शो करने के लिए, अफेक्शन शो करने के लिए, ग्रीफ शो करने के लिए, मॉर्निंग के लिए भी, दुख में भी यूज कर रहे हैं, खुशी में भी यूज कर रहे हैं, एस्थेटिक पर्पज़ से भी, ऑर्नामेंटल पर्पज़ से भी, सोशल रिलीजियस पूजा पाठ में भी यूज कर रहे हैं, लाइक कल्चरल वैल्यूज़, डेकोरेशन है ना, किसी की शादी हो रही है तो वहाँ भी यूज हो रहा है। सो फ्लावर्स का हम यूज बहुत वैरायटी ऑफ द पर्पसेस के लिए कर लेते हैं, राइट। अब पॉइंट आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, अब ये हमारे एग्जाम के लिए है कि फ्लोरिकल्चर क्या है। कभी सुना है? यहाँ पे यही लिखा हुआ है, हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रिफर टू। ठीक है, ये क्या रेफर कर रहा है? देखो, फ्लोरिकल्चर एक तरह की फ्लारल फार्मिंग होती है। ठीक है, फूलों की खेती समझ सकते हो, है ना। अब समझ सकते हो अब कितना सारा यूज है हमारे पास फूल का, राइट। सो इसलिए हमें इसकी फार्मिंग भी करनी पड़ती है। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर कंसर्न विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। बेसिकली हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे होता है ना, शादी होती तो फूलों की माला पहनाई जाती है, तो दैट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल हो गया वहाँ पे। उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। फीमेल्स अपने बालों में लगा लेती हैं फूल्स के गुच्छे को, राइट। सो दैट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई बायोलॉजिस्ट की पर्पस से, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं ना, तो बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो फूल क्या हैं आपके लिए, राइट। दे आर द मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हाट आर द फ्लावर्स? मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एक ही में हमें दो पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब वो फ्लावर्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम लोगों को नहीं देखना था, छोटा सा टॉपिक था, फिनिश हो गया। प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट पे आते हैं। अब अगर आप पहले वाले लेक्चर्स यानी कि जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के चैप्टर को पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले कोई नहीं देखा है वीडियो, देन मैं बता देता हूँ। देखो याद रखना कि प्री का मतलब होता है पहले। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़ होना। फ्यूज़ होते हैं तब ये जाइगोट बनाते हैं, राइट। तो जाइगोट बन रहा है, तो वो फर्टिलाइजेशन के होने से पहले जितने भी इवेंट आएंगे प्लांट के अंदर, वो सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। और उस इवेंट में जो भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो सब प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जितने इवेंट आएंगे वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएंगे। वहाँ पे हम पोस्ट टर्म का यूज करते हैं। क्लियर? सो अब देखते हैं यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट के टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है।
देखो पहला पॉइंट ही समझने वाला है, आगे सारी चीज़ अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट। एक पौधे के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर जब एक एक्चुअल फ्लावर हमें पूरी तरह से दिखाई देता है, उससे पहले बहुत सारे डिसीजंस प्लांट के अंदर होते हैं। सो देयर आर द डिसीजंस दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, तो फूल आने पहले बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, राइट। सो सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड, उनकी शुरुआत होती है, विच लीड टू द डिफरेंशिएशन, जिनकी वजह से डिफरेंशिएशन होता है। और फ्लोरल प्रिमोर्डियम, यानी वही छोटी सी कली बनेगी, बड बनेगा, फिर फ्लावर बनेगा ना, तो उसका डेवलपमेंट भी होता है, राइट। थर्ड पॉइंट आता है इन्फ्लोरिसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लारल बड। फ्लोरल प्रिमोर्डियम में क्या बना, इन्फ्लोरिसेंस बना, यानी फूल का ही पूरा एक स्टार्टिंग की जो फेज़ है, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरल बड मिलेगी, ठीक है। और वही फ्लारल बड ही तो बाद में फूल बन जाती है, फ्लावर बन जाती है, राइट। सो इन्फ्लोरिसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर, क्या बियर करेंगी, फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स, राइट। इन द फ्लावर के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। वैसे तो अगर हम होरल की बात करें, ये आप लोग पहले पढ़ के आए होंगे 11th में, कि दो तरह के होल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कुछ एसेसरी होल्स होते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव होते हैं, राइट। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव के बारे में बात हो रही है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। मेल वाले को एंड्रोशियम बोला गया है, फीमेल वाले को गायनोशियम बोला गया है। ये डिफरेंशिएट होंगे और डेवलप करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि एंड्रोशियम क्या है, इसके अंदर स्टेमेंस होते हैं, इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं। एंड गायनोशियम, उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन के बारे में एक छोटा सा डायग्राम यहाँ नीचे दिखाया गया, लिखा हुआ ना फिगर 2.2a, तो अभी फिगर दिखाया गया है। अगर आप लोग NCERT को ओपन किए हुए बैठे हैं, उसको देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। शोज द टू पार्ट ऑफ ए टिपिकल स्टेमेन। तो सबसे पहले हम स्टेमेन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन क्या है, इट्स द होल ऑफ एंड्रोसियम, ये यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। ये लॉन्ग स्लेंडर स्टाक रखता है, जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। एंड टर्मिनल पोजीशन पे देखेंगे अभी डायग्राम में कि एक छोटा सा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर भी होता है, जिसे हम एंथर बोलते हैं। तो एंथर एंड फिलामेंट बेसिकली कह सकते हो, स्टेमेन के पास दो हिस्से होते हैं स्टेमेन के, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट लंबा होता है, स्टाक पतले से धागे के जैसा होता है, और एंथर दो लोब्ड का बना होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल एंड की बात करें, प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, वो पेटल या थैलेमस से अटैच होता है। फूल के जो पेटल या थैलेमस वाला हिस्सा है उससे अटैच रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट किससे अटैच रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया गया है। अभी देखो ये एंथर है, ये हिस्सा यही बाइलोब्ड है, दो लोब दिख रहे हैं, है ना। ये छोटे छोटे से पोलन ग्रेन्स दिखाए गए हैं। ये किसके अंदर है, पोलन सैक के अंदर है। पोलन सैक एक थैली के जैसी स्ट्रक्चर होता है, उस थैली के अंदर ये छोटे छोटे ग्रेन्स मिले पड़े रहते हैं, ठीक है। एंड फिलामेंट किसको बोला गया, जो लंबा सा ऐसे आया है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट या स्टाक, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस की। स्टेमेन की संख्या कितनी होगी, स्टेमेन की लेंथ कैसी होगी, तो ये ना फ्लावर्स पे डिपेंड करेगी। तो अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर्स में अलग अलग होती है, ठीक है। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, मान लो कोई 10 फ्लावर तुमने ले लिए, उसमें से स्टेमेन को कलेक्ट करना है, और 10 के 10 फ्लावर्स अलग अलग स्पीसीज के, यानी कि 10 डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर्स ले लिए, ठीक है, और उनको अरेंज कर दो किसी स्लाइड पे, राइट। तो आपको बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी वहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। सो यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन। जब तुम आपको वो है ना समझ में आएगा कि देखो नेचर में कितना डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, कितनी तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे फ्लावर्स में, प्लांट्स में। एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन, अगर हर एक स्टेमन को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे ना, डिसेक्ट करोगे माइक्रोस्कोप के अंडर में, देन एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड एल्यूसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ द एंथर्स एंड डिफरेंट फ्लावर्स। तो अलग अलग फ्लावर्स में आपको अलग अलग शेप, अलग अलग तरह का अटैचमेंट और बहुत सारी वैरायटीज़ वहाँ पे देखने को मिलती हैं, राइट। अब आते हैं हम एंथर के बारे में। अगेन
एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं वहाँ पे बताता जाऊँगा कि जहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, लाइक नीट में, ठीक है, स्पेशली नीट के लिए ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एंजियोस्पर्म का एंथर कैसा है, बाइलोब्ड, ये आपको याद रखना है। बाइलोब्ड मतलब 2 लोब्स होंगे और हर एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, यानी कि टोटल थीका कितने हो गए, 4, राइट। ईच लोब हैविंग 2 थीका, तो 4 थीका हो गए, तो उसको डाईथीकस बोलते हैं, ठीक है। यानी एक लोब के अंदर को डाईथीकस बोलेंगे। टोटल अगर हम बोलते हैं तो 4 हो गया। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स, कभी कभी क्या होता है ना, इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स भी रन करती है लेंथ वाइज, और वो थीका को सेपरेट करती हुई जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन टीएस ऑफ एन एंथर। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर, राइट। अब देखते हैं इसको हम, ये नाम छोटा सा देखो, टीएस पहला वाला डायग्राम क्या है, यंग एंथर का एक ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर सेक्शन करेंगे हम और उसको देखेंगे तो हमें इस तरह का कुछ दिखाई पड़ेगा। इसमें आपको देखने को मिल रही है ना, ढेर सारी लेयर्स हैं, मिडिल लेयर्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ मिलेंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, स्पोरोजिनस टिश्यूज़, ट्रिपिटम, ये सारी चीज़ें अभी आगे पढ़ी जाएंगी कि क्या है, इनका काम क्या है, क्या करती हैं, राइट। और इसका देखो मैंने छोटा सा एक कट करके यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। हम वॉल लेयर्स के बारे में, तो कई सारी वॉल लेयर देखने को मिलेगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, माइक्रोस्पोर, मदर टेट्राड सेल्स मिलेंगी, और टेपिटम। टेपिटम का भी अपने स्पेशल, इन सभी के स्पेशल काम हैं, है ना, सबके अपने अपने काम होते हैं, वर्क होते हैं, फंक्शंस। तो एंथर बाइलोब्ड है, ये तो ऑलरेडी क्लियर है। और बाइलोब्ड नेचर अगर आपको लाइक प्रैक्टिकली अगर चेक करना हो कि हमें बाइलोब्ड नेचर देखना है, हमें चेक करना है कि एंथर बाइलोब्ड होता है, तो सबसे अच्छा सेक्शन है ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम उसका टीएस करंट लें तो टीएस में हम किसी भी एंथर को बाइलोब्ड नेचर में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि बाइलोब्ड नेचर एंथर का अगर देखना हो तो कौन सा सेक्शन करना पड़ेगा, टीएस सेक्शन देखना होगा। एंथर इज ए 4 साइडेड स्ट्रक्चर, यानी कि टेट्रागोनल भी बोलते हैं एंथर को स्ट्रक्चर वाइज, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। टेट्रागोनल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स और 2 इन ईच लोब। एक लोब में 2 होती हैं, 2 लोब एंथर के पास होते हैं, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अभी देखो ये एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि एक मैच्योर डेहिसेंट एंथर कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ढेर सारे पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, क्योंकि डेहिसेंस हो रहा है ना, तो छोटे 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 पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट आता है, हम पॉलन सैक के बारे में देखते हैं। अभी देखो लाइक आपने पढ़ा ना माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप कर जाती है पॉलन सैक में, एंड they extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grain। इसी पॉलन सैक के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पॉलन सैक अभी बताया था, एक छोटा सा थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस थैली के अंदर ग्रेन्स मिलते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं तो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम टीएस ले रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा, दैट वुड अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। अगर आउटलाइन उसका देखेंगे ना तो वो सर्कुलर दिखाई पड़ेगा। अभी इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछ सकते हैं कि अगर माइक्रोस्पोरेंजियम का टीएस देखें तो कैसा दिखेगा। इसी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम का सर्कुलर आउटलाइन देखना है तो कौन सा सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई अगर हमें सर्कुलर ऐसा दिख रहा है तो ये सर्कुलर कोई लेयर भी है क्या वहाँ पे, तो 4 वॉल लेयर्स होती हैं, 4 वॉल लेयर होती हैं। उनके नाम क्या हैं, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर थोड़ा अंदर आए तो एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, एंड सबसे नीचे आ जाओ तो टेपिटम, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ये 4 वॉल लेयर्स हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भाई टीएस देखोगे तो सर्कुलर दिखाई पड़ेगा, उस सर्कुलर लेयर में 4 वॉल लेयर्स होती हैं, चारों का नाम एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम है। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। देखो जो शुरुआत की 4 आपको दिख रही है ना, स्टार्टिंग की, सॉरी 4 है ना, स्टार्टिंग की जो 3 दिख रही हैं, आउटर 3 वॉल लेयर्स ये परफॉर्म करती हैं प्रोटेक्शन का, और बाहर वाली 3 तो प्रोटेक्शन दे रही हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ करेंगी क्या, डेहिसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलन, ठीक है।
तो लाइक बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और कई बार लाइक जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है ना, कुछ बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को ये याद रह जाता है कि एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर ये वाली वॉल प्रोडक्शन कर रही हैं, टेपिटम नरिशमेंट कर रहा है, पर वो ये भूल जाते हैं कि ये डेhiscence भी कर रही थी। ठीक है, तो याद रखना इन तीनों के दो फंक्शन है, एक तो प्रोडक्शन करेगा ही, दूसरा हेल्प भी करेगा। किस में हेल्प करेगा? डेhiscence ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन। ठीक है, टू रिलीज द पॉलन, सॉरी पॉलन निकालने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता था इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेपिटम। अब सबसे अंदर वाली कौन सी थी? टेपिटम थी। टेपिटम का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, जो हमारा डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होगा रिलीज कराने में तो उन तीनों का काम है, और उसको खाना पीना देने में, ठीक है, एकदम ताकतवर बनाने में तो टेपिटम का काम है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अभी आता है कि सेल्स ऑफ द टेपिटम possess dense cytoplasm. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. तो ज़्यादातर इनमें क्या होता है ना कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में। ठीक, तो देखो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है ना, एकदम यंग, तो ए ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स, अ ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स, और वो ग्रुप ऑफ सेल्स कैसी सेल्स हैं? होमोजीनस सेल्स हैं। ठीक है, तो याद रखना ये क्या करती हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर जो होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे ना, ऐसे इनके सेंटर को ये ऑक्यूपाई कर लेता है। स्पोरोजिनस टिश्यू इसके सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये कब करता है? जब एंथर यंग था। ठीक है, तब इसने ऑक्यूपाई कर लिया, बैठ गया चुपचाप से। उसके बाद क्या होगा? फिर अब एंथर यंग है ना, हमेशा यंग तो नहीं रहेगा ना, धीरे धीरे डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा। तो जैसे ही एंथर डेवलप होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन कर लेता है, और मियोटिक डिवीजन करके 4 माइक्रोस्पोर बना लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर का टेट्राड बन गया इस तरह से। ठीक है, 4 बन जाते हैं ना, तो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेता है। ठीक है, और हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में देखा जाए आपको छोटे छोटे 4 माइक्रोस्पोर मिल जाएंगे। ठीक है, चारों की प्लॉइडी क्या हो सकती है इन सेल्स की? ये सब हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, अब क्योंकि देखो हर स्पोरोजिनस टिश्यू के पास एक पावर है कि वो एक नया माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है ना। हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एक नए माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाएगा, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर बना लेगा। वो एक स्पोरोजिनस टिश्यू 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। सो ईच वन इज अ पोटेंशियल, हम कह सकते हैं कि हर एक अपने आप में एक पोटेंशियल पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना। तो वो भाई देखो, जो अकेला सेल अगर 4 को बना सकता है तो उन चारों का मदर किसे बोलेंगे हम? पहले वाले को ही बोलेंगे ना, ये स्पोरोजिनस टिश्यू को। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू इज द मदर। कैसा मदर? माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि माइक्रोस्पोर बना रहा है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल नाम पड़ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना थ्रू मियोसिस। 3 स्टेप्स हैं, 3 पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, और वो भी मियोसिस के डिवीजन से। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, पॉलन मदर सेल जब मियोसिस डिवीजन करती है तो माइक्रोस्पोर बनाती है। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर बन जाता है वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में गुच्छे की तरह, क्लस्टर ऑफ 4 सेल, 4 सेल का एक गुच्छा बन जाता है। इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, एंड जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, यानी उसके अंदर डिहाइड्रेट मतलब पानी कम होने लगता है, सूखने लगता है, वैसे ही माइक्रोस्पोर डिसोशिएट कर जाता है एक दूसरे से। ये जो 4 सेल्स गुच्छे में आपस में चिपकी हुई थी, जैसे ही एंथर मैच्योर होकर डिहाइड्रेट होगा, सूखेगा, तो ये गुच्छा अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, चारों डिसोशिएट हो जाएंगे एक दूसरे से।
एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन में डेवलप कर जाएंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स, या फिर हम कह सकते हैं सेवरल थाउजेंड ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनते हैं दैट आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। जैसे ये एंथर डेहिस करता है तब ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट हमारा हो गया, छोटा सा हेडिंग था। अब आते हैं पॉलन ग्रेन्स पे। देखो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा फैक्ट है। याद रखना बायोलॉजी में क्या चलता है ना कि मेरे हिसाब से मोर देन 90% क्वेश्चन जो हैं वो फैक्ट बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है, इट्स जस्ट अ फैक्ट, ठीक है। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा लाइक दिमाग लगा कि इसको समझना शायद होता ही नहीं है कहीं ना कहीं, अगर आपको नीट जैसा एग्जाम निकालना है तो, राइट। आपको पीएचडी तो नहीं करनी है उस पर, तो ये हो गया। अब पॉलन ग्रेन के बारे में पहला पॉइंट क्या है, मेल गैमेटोफाइट को वो रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू टच, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इफ़ यू टच द ओपेंड एंथर ऑफ हिबिस्कस, जिसको गुड़हल बोलते हैं ना, हिबिस्कस रोजा साइमेंसिस, हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, किसी भी फूल को उठा लो, ठीक है, देन यू विल फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स, है ना। आपकी उंगली पर छोटे 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 ग्रेन्स लग जाते हैं अगर आपने कभी इस तरह के फूल को देखा हो। तो स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर हम एक बूंद पानी लें, ड्रॉप ऑफ वाटर लें, उस पर हम उसको फैला दें एंड ग्लास स्लाइड ले लें, तो ऑब्जर्व करें अगर माइक्रोस्कोप के अंदर इसे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बहुत ही अमेजिंग वैरायटी के साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। डिपेंड करेगा ना आपने कौन सा फूल लिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ इमेजेस दी गई हैं, अगर आपको कभी मौका मिले, माइक्रोस्कोप मिल जाए देखने को तो ज़रूर देखिएगा, इट वुड रियली ब्यूटीफुल, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे लाइक ऐसा दिख सकता है, इस तरह के भी होते हैं, इस तरह का भी दिखेगा, ठीक है। तो ये सब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। अब आते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन के ही, देखो अभी ना पॉलन ग्रेन ही चल रहा है, उसी में छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने डिवाइड किए थे, जैसे शेप एंड साइज। यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, स्फेरिकल होता है और डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर, बस पूरी लाइन में पढ़ लिया। याद क्या रखना है, पॉलन ग्रेन स्फेरिकल एंड उसका डायमीटर। अब देखो स्फेरिकल है तो डायमीटर की ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है। तो 25 to 50 माइक्रोमीटर। अब कई बार क्या होगा ना कि सब कुछ सेम लिखा होगा, ऑप्शन में क्या चेंज करेंगे, 25 to 50 में कोई चेंज नहीं होगा, माइक्रोमीटर को नैनोमीटर कर देंगे, ठीक है, यूनिट बदल देते हैं, राइट। सो उन पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कंपोजिशन ऑफ वॉल लेयर और पॉलन ग्रेन, अब जो पॉलन ग्रेन की अभी हम लोग डायग्राम में देख रहे थे ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल वॉल लेयर और टेपिटम वगैरह, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे देख ली थी ना, माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल लेयर्स। अब यहाँ पे हमें देखनी है पॉलन ग्रेन्स की लेयर, ठीक है। देखो उनकी जैसे 4 थी, इनकी 2 हैं, तो पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्ड वॉल बोल सकते हैं। तो एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। तो जो आउटर वॉल लेयर होती है दैट इज हार्ड, उसको हम एक्साइन बोलते हैं। इसका नाम होता है इसका नाम है एक्साइन, और ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन एक तरह का ऑर्गेनिक केमिकल है, ठीक है, और ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन आज तक का, ठीक है। अगर हम बोलें कि बेस्ट या मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, प्लांट में, राइट। प्लांट किंगडम की बात हो रही है, या एनिमल किंगडम में तो एनामिल हो जाता है। सो इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये चाहे जितना हाई टेम्परेचर कर लो ये स्टैंड कर जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कलाई, बेस कुछ भी डाल दो, ये प्रोटेक्टेड है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इट्स सो फार नोन, इवन कोई एंजाइम ऐसा पता ही नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे, राइट। तो ये सोचो कितना स्ट्रॉन्ग है। नाउ पॉलन ग्रेन की जो एक्साइन होती है हैज़ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन की जो एक्साइन होती है यानी बाहर वाली लेयर कवरिंग, उसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो पोर के फॉर्म में होता है, जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं। वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, पॉलन ग्रेन्स को
एज ए फॉसिल क्यों हम रख सकते हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि भाई उसमें स्पोरोपोलिनिन है, वो उसको ख़राब नहीं होने देगा, तो हम उसको बचा के लंबे समय तक एज ए फॉसिल भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो जर्म पोर वाला प्लेस याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी जगह है पोलन ग्रेन के पास में, एक्साइन के पास, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। वैसे तो एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी है, पर एक जगह छूट जाती है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट है। ठीक है, वो कौन सी जगह है, जर्म पोर। सो द एक्साइन एग्जिबिटिंग अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन, और एक्साइन क्योंकि बाहर वाली लेयर है तो यही डिफरेंट चीज डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट डिज़ाइन बनाती है। ठीक है, नाउ व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? सोचो क्यों होना चाहिए, क्योंकि सबसे बाहर है, एक्सटर्नल लेयर है। अगर एक्साइन ही हमारी हार्ड नहीं होगी, वही स्ट्रांग नहीं होगी, रेजिस्टेंट ही नहीं कर पाएगी, तो वो कितना खतरे में चला जाएगा, डेंजर में चला जाएगा। ठीक है, तो एक्साइन का हार्ड होना इसलिए ज़रूरी है ताकि पोलन ग्रेन सेफ रह सके। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर क्या करता है ना, गाइड करता है पोलन ग्रेन को। ठीक है, एंट्री दिलाने के लिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक्साइन के बारे में हो गया, तो अब इंटाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब आउटर वॉल लेयर हो गई, तो अंदर वाली भी देख लेते हैं। सो इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। एक चीज़ ध्यान देना, एक्साइन को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, एक्स अलग कर दूँ, आई एन ई अलग कर दिया, इंटाइन को आई अलग कर दिया ना, इंटाइन। तो देखो एक्स मीन्स बाहर का होता है। ठीक है, एक्सक्लूड, इंक्लूड ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही एक्साइन बाहर वाली, इंटाइन इंटरनल वाली। ठीक है, सो इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। ये थिन होती है, अब ये अंदर है, इसको प्रोटेक्शन से ज़्यादा मतलब नहीं है, प्रोटेक्शन तो एक्साइन कर ही रही है। ये थिन होती है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस लेयर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने वाला, कि कॉन्टिन्यूअस लेयर कौन सी है, इंटाइन। किसकी बनी है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है कंपोजिशन, कि बाहर वाली लेयर स्पोरोपोलिनिन की बनी है, अंदर वाली लेयर सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है। और एक और बात ध्यान देना, ये पोलन ग्रेन की बात हो रही है। ठीक है, किसी और की लेयर मत याद रखना, पोलन ग्रेन की बात है, राइट। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता ही है। अब वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ये मत भूलना कि हम पोलन ग्रेन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अभी पोलन ग्रेन के ही अंदर हैं, उसी में छोटे छोटे सब हेडिंग्स कर रखे हैं हमने। ठीक है, इस तरह से एनसीईआरटी में सब हेडिंग नहीं किया गया है, ये मैंने यहाँ पे आपको आसान करने के लिए कोशिश की है, तो शायद आपके काम आएगा, आई होप। सो व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है उसके बाद 2 सेल होती हैं। जब तक मैच्योर नहीं था तब तक नहीं थी, अब मैच्योर हो गया, अब आ गई वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। दोनों को देख लेते हैं एक बार कि वेजिटेटिव सेल कैसी है, बिगर बड़ी होती है, जनरेटिव वाली स्मॉल है। वेजिटेटिव फूड रिजर्व करती है, एबंडेंट फूड रिजर्व, ढेर सारा फूड रिजर्व कर लेती है, बचा के रख लेती है। और वेजिटेटिव के पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लार्ज इरेगुलर। ठीक है, कोई रेगुलरिटी नहीं है उसमें, शेप न्यूक्लियस। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखना है वेजिटेटिव के मामले में, बिगर है, फूड रिजर्व करती है, और उसका न्यूक्लियस का शेप इरेगुलर है। करेक्ट। अगर हम जनरेटिव की बात करें, स्मॉल है और फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। सोचो, जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, तैरती है, स्विमिंग कर रही है। ठीक है, तो जनरेटिव सेल कहाँ स्विमिंग करती है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एंड इट इज स्पिंडल शेप, इसके पास जो न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप्ड है। ठीक है, न्यूक्लियस, बाकी डेंस साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन अपने वाले में नहीं खोती है वो ना, फ्लोट तो अपने वाले में नहीं कर रही है, फ्लोट कर रही है वेजिटेटिव वाले में, राइट। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वेजिटेटिव के मामले में याद रखना है। तो बी फॉर बिगर, एफ फॉर फूड रिजर्व हो गया, और आई फॉर इरेगुलर शेप। ठीक है, तो ये बी एफ आई याद रखना है। बिगर होगा, फूड रिजर्व करेगा, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस रखेगा। जनरेटिव की बात करें, स्मॉल होगा, यहाँ पे भी एफ है लेकिन फूड रिजर्व नहीं कर रहा, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, याद रखना, ये फूड रिजर्व वाला एफ नहीं है, फ्लोट कर रहा है। कहाँ फ्लोट कर रहा है, दूसरे के उसमें। ठीक है, वेजिटेटिव वाले सेल के साइटोप्लाज्म में, और इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप है, एस एफ एस एस। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा पॉइंट है। एंड ओके, अब बात करते हैं शेडिंग की। देखो
इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म तो ऐसे हैं जिनमें पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पे ही शेड कर जाता है, और रिमेनिंग स्पीसीज जो बची 40% बचा, उनमें जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड कर जाती है और 2 मेल गैमेट्स रिलीज करती है, ठीक है, टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड। इसको बोलते हैं हम 3 सेल्ड स्टेज। यानी कि 60% में तो शेडिंग 2 सेल्ड पे हो रही है, बचे हुए में 3 सेल्ड पे हो रही है। बचे हुए में 3 सेल्ड पे क्यों हुई? क्योंकि जनरेटिव सेल ने डिवीजन कर लिया, डिवीजन करके उसने 2 मेल गैमेट्स बना लिए, और वो 2 मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेड के शेड होने से पहले ही बन गए, इसीलिए बोल देंगे एक और स्टेज आ गई, तो टोटल 3 स्टेज मान ली गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद छोटे से डायग्राम्स हैं। पहला डायग्राम क्या है, पॉलन ग्रेन का जो टेट्राड है उसका एक इनलार्ज व्यू दिखाया गया है। इस तरह का टेट्राड होता है। फिर स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन। अगर हम इन्हें देखें तो पॉलन ग्रेन देखो कैसा है। पहले एक छोटी सी सेल होती है, न्यूक्लियस दिख रहा है, फिर ये वैक्यूल्स देखो डिवाइड हो रही हैं, देन फिर स्पिंडल्स बन जाते हैं, एंड फाइनली वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल जनरेट हो जाता है, राइट। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है एलर्जी, राइट। तो एलर्जी का टॉपिक और पॉलन ग्रेन के आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम जैसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप जल्दी ही ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो कोशिश ये रहेगी कि काफ़ी जल्दी और एक भी पॉइंट बिना छोड़े एनसीईआरटी का हम इसे कवर कर सकें, ठीक है। सो थैंक्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट अगर है, कहीं पे कोई सजेशन है, तो आप ज़रूर यूट्यूब पे दीजिए, कमेंट में दीजिए, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।